Hello everyone. Our today's topic is Law of Diminishing Marginal Utility. In the last class, we began with our unit 2, that is consumer behavior. In this, we studied who is a consumer, and then we studied how he behaves, that is to maximize his or her satisfaction. Then we understood the concept of utility. What is utility? Utility is the want satisfying power of a commodity. Okay, then we looked at the different approaches to understand the consumer behavior, that is cardinal utility approach and ordinal utility approach. And we began with our cardinal utility approach. In this, we understood what is total utility and what is marginal utility and the relationship between the two. Now let's understand why the marginal utility keeps on decreasing. Okay, keeps on decreasing. The main reason behind this fall of marginal utility is this law of diminishing marginal utility. Okay, so what does this law says? It states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे जब हम कंजम्पशन हमारा बढ़ाते हैं, जब हम एक कमोडिटी को, किसी भी चीज़ को एक कंज्यूम करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन उस चीज़ का बढ़ता है, हमें उससे जो सेटिस्फैक्शन, जो यूटिलिटी जो हमें उसे कंज्यूम करने से मिलती है, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. ओके, वी अंडरस्टूड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, राइट? कि हम जब आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे थे, तो जब हमें पहली आइसक्रीम मैंने खाई, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिली, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला. जब मैंने दूसरी आइसक्रीम खाई, तो मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिला, बट इट वॉज लेस कंपेयर टू द फर्स्ट आइसक्रीम. देन व्हेन आई कंज्यूम द थर्ड आइसक्रीम, तो मुझे उससे जो सेटिस्फैक्शन मिला था, इट वॉज इवन लेसर देन माई फर्स्ट टू आइसक्रीम्स. Okay, so this is the law of diminishing marginal utility. It is a universal law. It is applicable on all the goods and services. This law was given by a German economist known as H. Gaussian. That's why it is also known as Gaussian's first law of consumption. So what are the assumptions behind this law? कि ऐसा क्यों है, मतलब हम इसके अंदर क्या अज्यूम करते हैं कि जब हमारा सक्सेसिव कंजम्पशन होता है तो उसकी यूटिलिटी कीप्स ऑन फॉलिंग. सो इसके लिए हमें अजम्पशंस रखने होते हैं. द फर्स्ट अजम्पशन इज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. हमें कैसे पता चल रहा है कि कम हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी? बिकॉज हम यहाँ पर यूटिलिटी को मेजरेबल मान रहे हैं, दैट वी कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ नंबर. क्योंकि हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, तो हम पता ही है कि यूटिलिटी इज मेजरेबल इन फॉर्म्स ऑफ नंबर्स. देन सेकेंड अजम्पशन इज कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी. इट मीन्स कि मैं जब भी कोई चीज़ कंज्यूम कर रही हूँ, तो मैं उसे रीजनेबल क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर ही कंज्यूम कर रही हूँ. जैसे अगर मैं पानी पी रही हूँ, तो मैं पानी को ग्लास ऑफ वाटर से ही कंज्यूम कर रही हूँ. ठीक है, ऐसा नहीं है मैं एक एक चम्मच कर करके पानी पीऊंगी. तो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड. ड्रिंकिंग water with the help of a spoon is not a standard quantity of consumption of वाटर, राइट? बट जब मैं उसको ग्लास से पीऊंगी, तो इट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ठीक है, उससे मेरी प्यास जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छे से सैशिएट होगी. ओके, देन थर्ड इज कंटिन्यूस कंजम्पशन. यस, ये हमारा पहले भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा कंजम्पशन है, देयर शुड नॉट बी ब्रेक्स इन बिटवीन आर कंजम्पशन. अगर मैं अभी मुझे प्यास लग रही है, तो मैं अभी ही पूरा पानी पीऊंगी जब तक मेरी प्यास बुझ नहीं जाती है. मैं ऐसे नहीं करूंगी कि अभी मैंने 2 ग्लास पानी पी लिया और फिर उसके बाद में 2 घंटे बाद में फिर से मैंने 3 ग्लास पानी पी लिया. तो इस केस में दिस लॉ फेल्स. ओके, देन देर इज नो चेंज इन क्वालिटी ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि मेरा जो नेक्स्ट कंजम्पशन होने वाला है, नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन होने वाला है, उसके अंदर मैं क्वालिटी को चेंज करूँ, या मैं उसको बढ़ाऊँ या मैं उसको कम करूँ. नहीं, क्वालिटी शुड बी सेम. अगर मैं मिनरल वाटर पी रही हूँ, तो मिनरल वाटर ही आगे आगे होना चाहिए. हर यूनिट ऑफ कंजम्पशन में मिनरल वाटर ही मुझे कंज्यूम करना है. आई शुड नॉट चेंज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. देन द कंज्यूमर शुड बी रैशनल. ओके, हम यहाँ पर ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन द कंज्यूमर इज रैशनल. हु इज अ रैशनल कंज्यूमर? लाइक यू ऑल आर, who measures, calculates and compares all of his or hers given options.
ठीक है। एंड सेकेंडली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी मेजरिंग, कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग आर गिवन ऑप्शंस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज आर टोटल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। एंड देन इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। ओके, तो मैं जो भी कमोडिटी कंज्यूम करूंगी उसकी यूटिलिटी ये अपने आप में इंडिपेंडेंट ही होती है। अगर मैं दो डिफरेंट कमोडिटीज को देखूंगी, सपोज आइसक्रीम एंड चॉकलेट, तो इन दोनों की यूटिलिटीज ना ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट होनी चाहिए, और वो होती भी नहीं है, और ना ही मुझे इनसे कोई कंपैरिजन करना है या कोई उनका रिलेशन होना है आपस में। द यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग आइसक्रीम इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग अ चॉकलेट, क्योंकि मुझे वो जितनी पसंद है या नहीं है, हर कमोडिटी की अपनी अपनी मेरी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैं उसको क्यों कंज्यूम करती हूँ वो मुझ पर और मेरी उसके लिए लाइकलीहुड होने पे या फिर उसकी लाइकनेस के कारण लाइकनेस पर डिपेंड करता है। ओके, देन परफेक्ट नॉलेज। व्हाट इज परफेक्ट नॉलेज? परफेक्ट नॉलेज का मतलब होता है कि जो भी हमारा कंज्यूमर है, जो रैशनल कंज्यूमर है, ही और शी हैज़ द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। किस फॉर्म में परफेक्ट नॉलेज है? कि मुझे कोई भी जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। जो उसकी प्राइस है, ठीक है, जो कोई भी कमोडिटी मैं खरीद रही हूँ, तो उसकी प्राइस में ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्राइस तो चल रही है 10 रुपए आइसक्रीम की, आइसक्रीम कैंडी की, और मुझे वो बेवकूफ़ बनाकर 40 रुपए में वो प्राइस वो बेच रहा है। तो देन इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बट इट इज़ नॉट द केस। वी आर अज्यूमिंग दैट द कंज्यूमर हैज़ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, और ही और शी इज़ नॉट इग्नोरेंट। उसके साथ यहाँ पर कोई भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन या फिर उसका कोई किसी भी फॉर्म में एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है। वो सही प्राइसेस में ही कमोडिटीज को परचेज कर रहा है और उसे सही कमोडिटीज ही मिल रही हैं। ओके, देन वी ऑल्सो अज्यूम, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द प्राइसेस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड। क्योंकि अगर सब कुछ साथ साथ में चेंज होने लग जाएगा, मैं जब भी कंजम्पशन कर रही हूँ और मेरी साथ साथ में इनकम भी बढ़ रही है उसी मोमेंट पे, तो मेरे कंजम्पशन के ऊपर, कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आने लग जाएगा, राइट। और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी प्यास लगी, मैं पानी अभी पी रही हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 सेकंड के जब मैंने पानी पिया, सपोज मुझे उसको पीने में 5 सेकंड्स लगे, तो 5 सेकंड बाद ही मेरी इनकम और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द कंज्यूमर आर सेम। ओके, तो अगर हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये लॉ सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी क्यों फॉल कर रही है कंटिन्यूसली, उसके पीछे का हमें रीजन बताता है। एंड दिस लॉ इज वेरी यूजफुल एंड वेरी एप्लीकेबल इन आर रियल लाइफ। हमने अभी, हम आगे आगे और देखेंगे कि कैसे है। यू एवरीबडी माइट मस्ट बी एबल टू रिलेट विद दिस लॉ, कि हम रियलिटी में भी ऐसे ही कंजम्पशन हमारा होता है किसी भी चीज़ के साथ में। ठीक है, तो इसका अगर हमें ग्राफ बनाना हो, तो इट इज़ गोइंग टू बी सेम एज मार्जिनल यूटिलिटी वाला ग्राफ। ठीक है, कि यही यहाँ पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी को प्लेस किया ऑन वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन हमारी लिखी। तो जैसे जैसे कंजम्पशन हमारा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग। ठीक है, ये टेबल से देखते हैं। फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे मार्जिनल यूटिलिटी 20 थी, सेकेंड यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे 16, थर्ड पे 10, फोर पर 4। ठीक है, फोर्थ यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे मुझे यूटिलिटी 4 हो गई, एंड देन फिफ्थ यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे इट बिकेम 0। ठीक है, वो एक्स एक्सिस को टच कर गई है। तो दिस इज माई पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था, पॉइंट ऑफ सेटाइटी इज कि मैं यहाँ पे सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, आई वोंट बी कंज्यूमिंग एनी मोर ऑफ द गिवन कमोडिटी, क्योंकि इसके बाद में मेरी यूटिलिटी क्या हो रही है, नेगेटिव। ठीक है, तो आई एम गेनिंग डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कमोडिटी। मुझे सेटिस्फैक्शन की जगह डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो मैं अब उसका कंजम्पशन आई विल स्टॉप आफ्टर द फिफ्थ यूनिट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो दिस इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बट yet the numbers are positive, तो diminishing marginal utility। एंड यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेटाइटी जब हमारी MU 0 हो गई, एंड दिस इज माई नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप इट इज क्लियर। एक और चीज कि मार्जिनल यूटिलिटी में इंक्रीज इनिशियली, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो बोला कि मैं जैसे जैसे पानी पीती जाऊंगी, मुझे एवरी सेकेंड नेक्स्ट ग्लास से सेटिस्फैक्शन जो होगा वो कम होने वाला है। बट हाउ इट इज इंक्रीजिंग? इट इज इंक्रीजिंग, इट मे इंक्रीज समटाइम्स, बिकॉज कि जब मैं कंजम्पशन करती हूँ, जैसे मुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई है, मैं पानी ही नहीं पी पाई हूँ, सुबह से 3-4 घंटे हो चुके हैं और मुझे प्यास लगे हुए भी 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, एंड आई कुड नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक। पर फिर मैं उसके बाद जब पानी पीऊँगी, तो जब मैं फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर को कंज़्यूम करूँगी, तो मुझे उससे सैटिस्फैक्शन मिलेगा, बट स्टिल आई एम वेरी, वेरी थर्स्टी। तो जब मैं सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पीऊँगी, तब उसके बाद में मुझे थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन होगा कि हाँ, ठीक है, अब बेटर है। फिर मैं जब थर्ड पीऊँगी, थर्ड ग्लास ऑफ
वाटर व्हेन आई कंज्यूम, तो मेरा सेटिस्फैक्शन देन इट विल स्टार्ट टू फॉल। फिर यहाँ पे वापस से डीएमयू आ जाएगा हमारा, और सक्सेसिव से और भी ज्यादा मेरी प्यास बुझने लग जाएगी, और मेरा फाइनली आई विल बी माई थर्स्ट विल बी क्वेंच्ड। ठीक है, तो जो फर्स्ट था, फर्स्ट वाले से सेकंड में यहाँ पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज्ड समहाउ बिकॉज आई वाज वेरी थर्स्टी। ये ऐसे कई बार केसेस हो जाते हैं, व्हेन यू आर वेरी हंग्री, तो आपको पहली चपाती से भी एकदम से आपका पेट नहीं भरता है। मतलब आपको ऐसा नहीं होता कि सेकंड चपाती से आपका पेट भरने लग जाएगा, नहीं, आपकी भूख और बढ़ जाती है कई बार चीजों से, राइट। सो दिस इज द केस की एमयू में इंक्रीज इनिशियली, देन देर इज नो इंडिकेशन अबाउट द रेट ऑफ फॉल इन एमयू। हाँ, हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये जरूर बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट ऑफ कंजम्पशन, बट इट डज नॉट टेल्स अस एट व्हाट रेट इट इज डिक्रीजिंग। ऐसा नहीं है कि वो किस रेट पे डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि वो 4% डिक्रीज होगा, 5% डिक्रीज होगा, 6% डिक्रीज होगा, ये हमें नहीं पता है। वी जस्ट नो दैट इट इज गोइंग टू डिक्रीज। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमें पता है यूटिलिटी, और इनको हम एग्जैक्ट नंबर्स में हम यहाँ पर अज्यूम करके वी आर लाइक असाइनिंग देम नंबर्स, बट इन रियलिटी दिस इज जस्ट माई सेटिस्फैक्शन लेवल। मैं इस पे कोई नंबर और कुछ भी पुट करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड सेकेंडली इट इज रिलेटिव ऑल्सो, रिलेटिव और सब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या था कि इट डिपेंड्स, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कमोडिटी टू कमोडिटी एज वेल। तो इस वजह से देर इज नो इंडिकेशन अबाउट द रेट ऑफ फॉल इन डीएमयू, बट ओनली द ट्रेंड ऑफ एमयू की एमयू इज डिमिनिशिंग। Then this law of diminishing marginal utility is also known as fundamental law of satisfaction and fundamental psychological law. I hope it is clear. This is a very important law in economics. हम इसका यूज बहुत ज्यादा करेंगे जब हम डिमांड भी पढ़ेंगे, तो वी विल लर्न कि कैसे हम लॉ ऑफ डीएमयू की मदद से डिमांड को भी डिराइव कर सकते हैं। हम पता कर सकते हैं लोगों को कि कैसे वो किसी भी चीज को डिमांड करते हैं, कितनी डिमांड करेंगे। ये हम बाद में देखेंगे जब हम डिमांड को समझ लेंगे कि व्हाट इज डिमांड। देन ओके, फिर हमने कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर सब चीजें देख ली कि व्हाट इज, हु इज अ कंज्यूमर, यूटिलिटी देख लिया, सब कुछ हो गया, कार्डिनल अप्रोच चल रही है हमारी। अब हमने लॉ ऑफ डीएमयू भी देख लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल क्यों कर रही है। फिर अब हम समझेंगे कि फाइनली कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब आएगा। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजिशन ऑफ नो चेंज। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसके बाद में आप अपने कंजम्पशन को चेंज नहीं करना चाहते हो। इसका मतलब कि आपको बहुत ही अच्छा, मतलब जैसे आपने कंज्यूम कर लिया, अब उसके बाद में चेंज नहीं करना चाहते हो। आप खाना खा रहे थे, आपने 4 चपाती खाई, फिर आपका पेट भर गया, तो आप उसके बाद में और कंज्यूम नहीं करना चाहते हो। तो ये कैसे पता चला कि ये 4 चपाती ही थी? तो ये दिस पॉइंट की जो हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी जो हमने पढ़ा था, दिस पॉइंट ऑफ सेटाइटी इज माई इक्विलिब्रियम हियर। ओके, तो इक्विलिब्रियम का हमें मतलब समझ में आ गया कि एक पॉइंट ऑफ रेस्ट है ये, कि इसके बाद में मैं और कंजम्पशन नहीं करना चाहती हूँ। पॉइंट ऑफ चेंज, मैं इसके बाद अपनी कोई भी सिचुएशन है मैं उसे चेंज नहीं करना चाहती हूँ। देन व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? वही कंजम्पशन रिलेटेड। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure। इसका मतलब कि जो कंज्यूमर की जितनी भी लिमिटेड इनकम है, वो अपनी इनकम से जितना भी कंज्यूम कर सकता था, उसने उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव कर लिया है, एंड ही और शी हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एक्सपेंडिचर, चेंज हिज वे ऑफ कंजम्पशन। वो अपना फुल्ली कंज्यूम जितना उसे करना था, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसने गेन कर लिया। क्योंकि हमने देखा कंज्यूमर बिहेवियर में व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अ कंज्यूमर? इट इज मैक्सिमाइजिंग हिज सेटिस्फैक्शन। ओके, तो ये हमें समझ आया। अब हम इसे और अच्छे से समझते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड विद द हेल्प ऑफ 2 important केसेस। ये केसेस आपको वैसे भी आने चाहिए बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देन अ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी मतलब कि मैं यहाँ पर सिर्फ मेरी सारी की सारी इनकम को एक कमोडिटी को कंज्यूम करने में लगा दूंगी। ठीक है, मैं मेरी पूरी इनकम को, एंटायर इनकम आई एम गोइंग टू स्पेंड। ओके, फिर यहाँ पर भी कुछ assumptions हैं। क्या? फर्स्ट assumption इज दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल। ये लॉ क्या बताता है? दैट एज वी सक्सेसिवली कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, आर marginal utility keeps on decreasing। ठीक है, देन आर इंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन वन कमोडिटी। ठीक है, देन नो यूनिट्स
number of units to be consumed of a given commodity by a consumer depends on two factors. जो भी हम कितनी कितनी commodities कंज्यूम करेंगे, 1 2 3 4, मैं कितनी यूनिट्स किसी भी commodity की कंज्यूम करूंगी, it depends on two factors. What are the two factors? Price of the given commodity, of course मुझे वो चीज खरीदनी भी पड़ेगी, तो price of the given commodity and expected marginal utility from each successive unit. ठीक है, आइए देखते हैं इसको। अब क्योंकि हमें ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने हैं, तो प्राइस तो हमारा मनी के उसमें दिया होता है, इंडिया के केस के अंदर रुपी, राइट, रुपी के फॉर्म में हमारा प्राइस होती है किसी भी कमोडिटी की। एंड मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है सारी यूटिलिटी किस फॉर्म में होती है, यूटिल्स। सो हमें हमें क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर प्राइस विथ इट्स यूटिलिटी। ओके, देन इसके केस में हम मार्जिनल यूटिलिटी को भी हमें मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकें। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जब जो उसको प्राइस पे करनी पड़ रही है इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी दैट ही इज गेनिंग फ्रॉम इट। ठीक है, तो हम इसको पहले समझते हैं धीरे धीरे। MU इज एक्सप्रेस्ड इन यूटिल्स, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हम उसको MU को जो हम मनी के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट, क्योंकि वो तो यूटिल्स में ही है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला और सिंपल वे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, हम अज्यूम कर रहे हैं कि मुझे किसी चीज को कंज्यूम करने से 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन होगा, एडिशनल सेटिस्फैक्शन होगा। देन तो उसको हम डिवाइड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, दैट इज 1 रुपी से। ठीक है, तो उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मिल जाएगा। हम फॉर इजी कैलकुलेशन हियर हम हर जगह पे एज्यूम करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 1, तो ताकि हमें बहुत ज्यादा डिवाइड ना करना पड़े। ठीक है, अब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि हम एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं और उसके अंदर मुझे कैसे इक्विलिब्रियम आएगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी से, उससे जो मुझे कंज्यूम करने से जो भी मार्जिनल यूटिलिटी हो रही है, इट शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, सपोज मैं कोई कमोडिटी एक्स को कंज्यूम कर रही हूँ। Okay, I am consuming a commodity X. So then, when will I achieve equilibrium? When marginal utility of X is equal to the price of X. But अगर ये ज्यादा होता है तो क्या होगा, when marginal utility of X is more than the price of X, इस केस में क्या होगा, in this case इसका मतलब क्या हुआ, in this case द यूटिलिटी, जो मुझे इस कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन हो रहा है, इट इज मोर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब ये है कि मुझे ये कमोडिटी सस्ती फील हो रही है क्योंकि मुझे इससे और भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सपोज आप कोई भी चीज लेने जाते हो और आपको वो सस्ती मिल जाती है, तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ बाइंग मोर ना, तो आप क्या करोगे, यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द कंजम्पशन, आप यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज करोगे। आप एक की जगह वो चीजों को 2 चीज खरीद के लेके आओगे। ठीक है, एक की जगह आप 2 चीज खरीद के लेके आओगे, तो आप जब सक्सेसिव कंजम्पशन बढ़ा दोगे, एक और चीज खरीद लोगे, एक और चीज परचेज कंज्यूम कर लोगे, देन योर मार्जिनल यूटिलिटी विल फॉल। व्हाई विल इट फॉल, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो वो फॉल होगी कहाँ पर आएगी, इट विल फॉल टिल इट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये वापस से हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। बट अगर दूसरा केस है, जस्ट ऑपोजिट केस है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन द प्राइस ऑफ एक्स, मुझे वो कमोडिटी महंगी फील हो रही है कंपेयर टू जो मुझे उससे सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल स्टॉप द कंजम्पशन। और जब मैं कंजम्पशन डिक्रीज या स्टॉप कर दूंगी तो उससे क्या होगा, द मार्जिनल यूटिलिटी विल इंक्रीज। क्योंकि कंजम्पशन जब मैं बढ़ा रही थी, व्हेन आई वाज कंज्यूमिंग सक्सेसिव यूनिट ऑफ द कमोडिटी, देन माय मार्जिनल यूटिलिटी वाज फॉलिंग। बट अगर मैं उसका कंजम्पशन कम कर दूंगी और कम कर दूंगी या स्टॉप ही कर दूंगी ऑल टुगेदर, देन माय मार्जिनल यूटिलिटी विल इंक्रीज। तो मुझे वो इंक्रीज होगा, मैं अपर डायरेक्शन में जाऊंगी। तो इट विल इंक्रीज टिल व्हेन, इट विल इंक्रीज टिल इट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आइए इसको एक्स और वाई के कंफ्यूजन से बाहर निकाल के एक सिंपल से एग्जाम्पल की मदद से, रियल लाइफ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज यू हैव 500 रुपीज टू स्पेंड। ठीक है, आपके पास 500 रुपए हैं स्पेंड करने के लिए और आप स्टारबक्स में जाते हो कॉफी खरीदने के लिए। ईच कॉफी कॉस्ट 250 रुपीज एट स्टारबक्स। ठीक है, तो आप जब फर्स्ट कॉफी लेने जाते हो तो आपके पास में, आपको उससे, क्योंकि आपका कॉफी पीने का बहुत ज्यादा मन था, हम हमारी फिर से छोटू सी टेबल बना लेते हैं। यूनिट्स, देन मार्जिनल यूटिलिटी, ये यूटिल्स में है। ठीक है, then price of the commodity, okay,
देन अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा, स्टेट और द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, वो कैसे डिसीजन क्या लेगा। ठीक है, तो जब हमने फर्स्ट हमारी कॉफी आपने ली, तो आपको उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ, सपोज 500 यूटिल्स का आपको सेटिस्फेक्शन हुआ, और प्राइस तो हमें पता है कि हमारी कॉफी की 250 प्राइस थी। तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, द सेटिस्फेक्शन दैट यू आर गेटिंग इज मोर देन द प्राइस, और अभी आपका बजट भी आपको अलाउ कर रहा है, आपका बजट भी 500 रुपए है, तो यहाँ पर MU इज मोर देन द प्राइस ऑफ द कॉफी। तो यू विल डू व्हाट, यू विल कंज्यूम सेकेंड यूनिट ऑफ कॉफी, आप एक और कॉफी ले लोगे कि बहुत अच्छी थी, एक और कॉफी पी लेते हैं। अब क्योंकि आपने कंजम्पशन आप किया, तो आपका थोड़ा सा पेट भी भर गया है और आपका मन भी भर गया है कॉफी पीने से, तो आपको कंपैरेटिवली योर यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द नेक्स्ट यूनिट ऑफ कॉफी इज गोइंग टू डिक्रीज। तो सपोज इट गेट्स 250, प्राइस अभी भी 250 ही है, सेम टू सेम। तो इस केस के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू योर प्राइस। ठीक है, और अगर आप तीसरी, और यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, आपने दूसरी यूनिट उसकी भी खरीद ली, थर्ड यूनिट पे हम गए, तो थर्ड यूनिट पे आपका और भी ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी इज गोइंग टू फॉल, बिकॉज आप ऑलरेडी 2 कॉफीज कंज्यूम कर चुके हो, तो योर सेटिस्फैक्शन इज गोइंग टू फॉल इवन मोर। यहाँ पर आपको उससे सपोज सिर्फ 100 यूटिल्स का ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, द प्राइस इज स्टिल सेम। अब यहाँ पर तो मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन द प्राइस। ठीक है, तो अब आप इसको तो कंज्यूम करोगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये महंगी लग रही है, और दूसरी चीज, महंगी से ज्यादा भी आपका बजट भी पूरा की पूरा कंज्यूम हो गया है। तो वेयर विल योर कंजम्पशन लाई, आप कब कंजम्पशन रोक दोगे, योर कंजम्पशन विल स्टॉप एट द सेकेंड unit of consumption of this coffee. So you will stop consumption at second cup. This is your equilibrium point. Buying a third cup of coffee would mean paying more than what you are gaining from the coffee. Like आपको उसके प्राइस से जो आपको सेटिस्फैक्शन जो गेन हो रहा है वो कंपैरेटिवली कम है, तो यू वोंट बाय एनी मोर कॉफी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, देन अब हम समझते हैं, हमने एक कमोडिटी के केस में समझ लिया, बट इन रियल लाइफ क्या हम सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम करते हैं? नहीं, वी कंज्यूम मोर देन वन कमोडिटी, और हम जनरली उनको कॉम्बिनेशंस में ही खरीदते हैं। ठीक है, कि हमारे पास 2 कमोडिटीज हमें लेनी है, और हमारे पास लिमिटेड बजट होता है, और फिर हम उसे स्पेंड करते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, बजट क्या होता है, बजट हम अभी ऑर्डिनल अप्रोच में और भी अच्छे से देखेंगे, बट सिंपली बजट इज द मनी यू हैव, लिमिटेड इनकम मनी यू हैव, जो आप स्पेंड कर सकते हो, आप उससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। जैसे मम्मी ने आपको 500 रुपीज पॉकेट मनी दिया, तो यू कैन ओनली स्पेंड 500 रुपीज, यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन दैट, क्योंकि उसके बाद तो आपके पास पैसे ही नहीं है ना, तो आप उससे ज्यादा किसी भी चीज को खरीद ही नहीं सकते हो। तो यू कैन बाय एनी थिंग वर्थ 5 रुपीज 500। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कॉफी वाले केस में भी था, स्टारबक्स में यू ओनली हैड 500 रुपीज फॉर द कॉफी, तो आप उससे ज्यादा ये थर्ड यूनिट आप वैसे भी कंज्यूम नहीं कर सकते थे, बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ योर बजट। ओके, ये भी ठीक है। देन व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज? जब हम मोर देन वन कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, तो हम कैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे? यहाँ पर भी सिमिलर ही सिचुएशन होने वाली है, बट यहाँ पर जो लॉ लगता है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लॉ क्या कह रहा है, ये भी सिमिलर लॉ ही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ही एक्सटेंशन है। दिस लॉ इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जस्ट हम इसको मल्टीपल कमोडिटीज में यूज कर रहे हैं। व्हाट डज दिस लॉ सेज? दिस लॉ सेज that a consumer gets maximum satisfaction when ratios of marginal utility of two commodities and their respective prices are equal and the marginal utility falls as consumption increases. तो ये सेकंड वाला जो पार्ट है इसके अंदर, marginal utility falls as consumption increases, ये तो हमें पता है DMU से पूरा के पूरा इन्होंने कॉपी कर लिया है, ये तो हमारा DMU ही था, तो ये तो हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन थी, तो ये भी हमें समझ में आ गया कि कंज्यूमर को सिंपल भाषा में इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल, और DMU का लॉ एप्लीकेबल होगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। तो इसमें 2 नेसेसरी कंडीशंस हमें बताई हैं कंज्यूमर के लिए। पहला, रेशियो ऑफ MU ऑफ प्राइसेस इज इक्वल। क्या हुआ, देखो अभी हमने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी, सिंगल कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम कैसे अटेन हो रहा था, व्हेन MU वाज इक्वल टू प्राइस। ओके, और इसके अंदर भी हमने MU को हमने मनी के फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया था।
ठीक है, मनी टर्म्स में था हमारा MU। सिर्फ यूटिल्स को हमने इजीली कर लिया था 1 के फॉर्म में करके। मैं इसी सेम फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि MU, हाँ, MU दिस अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी थी, और इट शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, MU अपॉन P इक्वल्स टू एम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, ये मैं कहाँ से लेके आई, ये मैंने यहाँ से पूरा के पूरा लिया है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी वी नीड टू हैव इट इन फॉर्म ऑफ, इन टर्म्स ऑफ मनी। क्यों चाहिए था मनी के फॉर्म में, क्योंकि प्राइस भी मनी के फॉर्म में है, तभी हम इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। तो मैंने इसी इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया है, तो इट इज MU अपॉन P इक्वल्स टू MUM। तो जब हम टू कमोडिटीज का केस देख रहे हैं, तो उसमें उसने बोला है रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस। ठीक है, तो ये वही चीज लिखी हुई है, राइट, सिंगल कमोडिटी वाला केस है। तो कमोडिटी वन इज एक्स, तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जो सेकंड कमोडिटी होगी उस पे भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमने देखा था इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही सेटिस्फैक्शन अटेन होगा। तो ये दो सिचुएशंस थी, दो इक्वेशन बन गई हमारी। नाउ we are assuming that marginal utility of money is same in both the cases. तो we can also write this as कि marginal utility, ये वाला जो पार्ट है मैंने यहाँ लिखा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो आई कैन ऑल्सो राइट इट इन द फॉर्म ऑफ MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम 1 अज्यूम कर रहे हैं, है ना, ताकि वो इजी कैलकुलेशन हो जाए। तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख देती हूँ और इक्वेशन में से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को बाहर निकाल देती हूँ। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों MU ऊपर नीचे हो जाएंगे और प्राइसेस के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। इसी को हमने यहाँ पर दूसरे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहा है कि द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द टू कमोडिटीज, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज X and Y is and their respective prices are equal। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस दैट इज PX अपॉन PY आर इक्वल। इस फॉर्म में हमारा इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ये फर्स्ट कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी, MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, दैट इज लॉ ऑफ DMU इज एप्लीकेबल हियर एज वेल। अब हम देखते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है, जो हमारी ये वाली कंडीशन है ये फुलफिल नहीं होती है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं फुलफिल ही होगी। तो ये अगर ये फुलफिल नहीं होती है तो क्या होगा, सपोज कि MUX अपॉन PX इज मोर देन MUY अपॉन PY। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी X इज मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y। सिंपल भाषा में तो यही हुआ कि मुझे जो X से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अभी भी सक्सेसिव सेटिस्फैक्शन जो मुझे X कमोडिटी को कंज्यूम करने से मिल रहा है इज मोर देन व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम कमोडिटी Y। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, आई विल कंज्यूम मोर ऑफ कमोडिटी X। ठीक है, मैं कमोडिटी X को और ज्यादा कंज्यूम करूंगी। टिल व्हेन आई विल कंज्यूम मोर, जब तक मेरा कंजम्पशन चलता रहेगा, जब तक, और मैं जैसे जैसे सक्सेसिव कंजम्पशन करूंगी तो क्या होगा, क्योंकि लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल है, तो मेरी MU ऑफ X विल फॉल। वो फॉल कब तक करेगी, व्हेन इट इज इक्वल टू MU ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन PY, क्योंकि PX तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, प्राइस तो हमने अज्यूम किया ना, प्राइसेस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर आर कांस्टेंट। तो ये कब तक फॉल करेगी, तब तक ये होगा। तो इस केस के अंदर फिर से ये इक्विलिब्रियम अटेन कर गए हम। और अगर दूसरा हम केस देखें तो कि इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y इज मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, इस केस के अंदर क्या होगा, इससे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो मैं इसको ज्यादा कंज्यूम करूंगी। इसको भी कब तक ज्यादा कंज्यूम करूंगी, जैसे जैसे मैं सक्सेसिव कंजम्पशन करूंगी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी विल फॉल। तो आई विल कंज्यूम इट टिल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन PY इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन PX। आई होप इट इज क्लियर। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, न्यूमेरिकल से। सिंपली हम देखते हैं कि ये चीज है हमारे पास, मेरे पास 5 रुपीज है कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, मेरे पास 5 रुपए हैं पूरे खर्च करने के लिए, मेरा बजट ही 5 रुपए है। और जो मेरी कमोडिटी X है, और कमोडिटी X की प्राइस है वो भी 1 रुपीज है पर कमोडिटी, और कमोडिटी Y जो है उसकी भी 1 रुपीज है। ठीक है, तो ये है। तो मैं मैक्सिमम P का कमोडिटी X को कितना मैक्सिमम कंज्यूम कर सकती हूँ, 1 रुपए की आ रही है तो ये, और मेरे पास 5 ही रुपए हैं, तो मैं मैक्सिमम या तो P
एक्स कमोडिटी की 5 ले सकती हूँ या फिर मैं वाई कमोडिटी की 5 ले सकती हूँ। और बट क्योंकि हमने देखा है कि हमें दोनों को कंज्यूम करना है, तो वी हैव टू डिसाइड आर कि मैं कौन सा कॉम्बिनेशन लूं इन दोनों का। ठीक है, मैं 5 रुपए में दोनों खरीदना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ एक्स नहीं चाहिए, मुझे एक्स और वाई दोनों कमोडिटी खरीदनी है। लेट्स सी, अब फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन मुझे डिसाइड करना है। तो मुझे एक्स से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो 20 की मिल रही है, और वाई से जो मिल रही है वो 16 की मिल रही है। तो बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर हु वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज और हर सेटिस्फैक्शन, हम कौन सा कंज्यूम करेंगे? वी विल कंज्यूम एक्स, क्योंकि इससे मुझे ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो मेरा फर्स्ट कंजम्पशन होगा, मैं पहली यूनिट में तो इसको खरीद ये वाला कंज्यूम करूंगी। अब मुझे सेकंड यूनिट कंज्यूम करनी है, क्योंकि अभी भी मेरा 1 रुपया ही खर्च हुआ है, ये तो मार्जिनल यूटिलिटी है। मेरे पास एक एक यूनिट कंज्यूम करने का तो 1 ही रुपया लगेगा ना, एक्स को कंज्यूम करने का। ठीक है, उसकी प्राइस तो 1 थी। अब जब मुझे सेकेंड यूनिट कंज्यूम करनी होगी, तो मैं कौन सा कंज्यूम करूंगी? देन आई विल कंज्यूम वाई। क्यों? क्योंकि एक्स तो, अब मैं एक्स को ये वाला तो कंजम्पशन कर चुकी हूँ, अब मैं उसका सक्सेसिव कंजम्पशन करूंगी तो इसकी फॉल होने वाली है मार्जिनल यूटिलिटी, तो मुझे उससे सिर्फ 14 यूटिल्स की ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बट वाई से मुझे अभी भी, अगर मैं वाई को कंज्यूम करूंगी तो मुझे 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन होगा, तो मैं सेकेंड नंबर पे वाई को कंज्यूम करूंगी। ये बस इनकी लिखी हुई है कि यूटिलिटी कितनी मिल रही है मुझे इनसे। ठीक है, ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देन थर्ड, अब अभी भी मेरे 2 ही रुपए खर्च हुए, मेरे पास 3 रुपए और है, तो मुझे अल्टीमेटली पांच पांच कॉम्बिनेशन देखने हैं कि 5 कितना कंज्यूम करूंगी मैं। तो थर्ड यूनिट पे जब मैं आऊंगी कंजम्पशन, तो मुझे थर्ड में अब नेक्स्ट क्या है? एक्स का भी 14 कंज्यूम नहीं हुआ है, तो एक्स से मुझे 14 का यूटिलिटी मिलेगी और वाई से 12 की ही मिलेगी, तो कौन ज्यादा है? ये। तो मैं थर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन मेरी एक्स की होने वाली है। फिर फोर्थ यूनिट ऑफ कंजम्पशन में किसकी करूंगी? अब वापस से देख लो, 12 यहाँ पे 12 का होगा और यहाँ पे भी 12 का होगा, तो अभी वाई कंज्यूम कर लूंगी मैं। देन मैं फिफ्थ में मैं इसको एक्स को कंज्यूम कर लूंगी। ठीक है, बस मैं 5 ही रुपए थे मेरे पास, अब मैंने 5 इन टोटल चीजें खरीद ली, पांचों के पांचों यूनिट्स कंज्यूम कर ली, तो मेरा बजट कंप्लीट हो गया। आई कैन नॉट बाय मोर देन दैट। तो मेरा क्या डिसीजन लिया मैंने? बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, व्हाट आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू बाय थ्री थ्री यूनिट्स ऑफ commodity X and 2 units of commodity Y in order to maximize my satisfaction or in order to achieve consumers equilibrium. I hope it is clear. अब ये तो था hypothetical न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, आप एग्जाम में ये यूज कर सकते हो एज इट इज। ओके, बट अब हम रियल लाइफ से अगर कोई एग्जाम्पल लेना चाहें, तो हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल में अगर हम देखें, तो सपोज यू हैव 120 रुपीज टू स्पेंड एट लंच। ठीक है, आपको लंच के लिए स्पेंड करने के लिए सिर्फ 120 रुपीज दिए हैं मम्मी ने। ओके, एंड आप बर्गर, आपको आपको 2 चीजें कंज्यूम करनी है। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू कंज्यूम बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक। सिर्फ सूखा बर्गर तो अच्छा नहीं लगता है, राइट? यू ऑल्सो नीड कोल्ड ड्रिंक विद इट। तो बर्गर की कॉस्ट है 40 रुपीज और एक कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट है 20 रुपीज। और बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, आपको आपका क्या करना है? सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना है। सेटिस्फैक्शन हमें मैक्सिमाइज करना है, राइट? हमें मैक्सिमम। ओके, तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पर हमारा डिसीजन कैसे लेंगे। अब ओके, पहले हम देखते हैं कि मुझे किस चीज से कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है। ठीक है, तो सिंपल सी हम छोटी सी टेबल बनाते हैं यहाँ पे। units of consumption, then marginal utility from burger, and then marginal utility from cold drink. Okay, तो बर्गर, अभी हम यूटिल्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो जब मैं फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन में मुझे इससे मिलेगा 80 का सेटिस्फैक्शन, और अगर मैं कोल्ड ड्रिंक लेती हूँ इसकी जगह, तो मुझे 40 का मिलेगा। देन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड के अंदर क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हैज टू फॉल, तो लेट्स अज्यूम 40 हो गई ये फॉल होके, और सक्सेसिव बर्गर से एंड और सक्सेसिव कंज्यूम किया तो ये 20 पे आ गई। अगर कोल्ड ड्रिंक भी सक्सेसिव कंजम्पशन होगा तो ये 40 से 20 आएगी और ये 10 आ गया। हम रेट डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये मेरे सिर्फ अजम्पशन वाले रेट्स हैं। ठीक है, हमने देखा था ना, डीएमयू डजंट टेल यू द रेट ऑफ फॉल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हमें तो बस एक केस बनाना है, तो हमने ये अजम्पशन कर लिया, ये हमारी हमने यूटिलिटीज बनानी। अब हमें स्टेप 1 क्या होगा? इसके बाद में हमें सबसे पहले तो कैलकुलेट करनी होगी, वी हैव टू कैलकुलेट एम यू अपॉन प्राइस ऑफ फॉर ईच। ठीक है,
ये क्यों करना है? क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है, व्हेन MU इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हमने 1 तो अज्यूम किया नहीं है, हमने मार्जिनल यूटिलिटी दे दी है यहाँ पे, तो हमें इनका रेशियो निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 1 हियर, तो अब MU अपॉन PU हमने कर लिया है। लेट मी ऐड अ पेज, ठीक है। तो इसको अब हम टेबल पे वापस से बनाते हैं। तो यूनिट्स फिर से, देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बर्गर, ठीक है, MU अपॉन प्राइस ऑफ बर्गर के केस का हम देख रहे हैं, एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग हमारी कोल्ड ड्रिंक, इसका केस देखा 1 2 3 1 2 3। तो फर्स्ट के अंदर क्या होगा, और 80 की यूटिलिटी आ रही थी मुझे, राइट, ये मैंने यूटिलिटी लिखी थी 80 की। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ बर्गर कंज्यूम करने से मुझे 80 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही थी। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ बर्गर? प्राइस ऑफ बर्गर इज 40 रुपीज। तो 80 डिवाइडेड बाय 40, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम इट इज, जो रेशियो था इन दोनों का, इससे मुझे मिली 2 की, ठीक है। ऐसे ही ये नेक्स्ट क्या था बर्गर का, ये 40 यूटिल्स का यूटिलिटी आई थी, और यहाँ पे 20 यूनिट्स की आई थी। अब प्राइस तो सेम ही रहने वाला है 40 एंड 40, तो ये होके मुझे यहाँ पे 1 की वैल्यू आई मेरी, और यहाँ पर इट इज 0.5। देन ऐसे ही हम कोल्ड ड्रिंक का कैलकुलेट कर लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक की यूटिलिटी क्या थी, 40 20 एंड 10। तो 40 में, और प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक वॉज ₹20, तो 40 डिवाइडेड बाय 20 इज 2, then 20 divided by 20 is 1, and then 10 divided by 20 is 0.5। तो हमें इन दोनों का रेशियो पता चल गया, और क्योंकि ये 2 कमोडिटी का केस है, तो हमें पता है यहाँ पे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करेंगे। तो व्हाट वाज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम हियर? मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन कैसे करेंगे? जब हम इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या थी? दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, यहाँ पे जो हमारा बर्गर है, and upon margin price of burger should be equal to marginal utility from cold drink upon price of cold drink। यही हमारी थी कंडीशन, राइट, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन क्या थी? दैट मार्जिनल यूटिलिटी शुड फॉल। ओके, तो ये तो मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, ये तो हमारी कंडीशन सेकेंड वाली तो हमने फुलफिल कर ली। अब फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी हमें फुलफिल करनी है। तो जो जिस लेवल ऑफ कंजम्पशन पे इट इज इक्वल, देन आई एम गोइंग टू स्टॉप माई कंजम्पशन। अब ये स्टेप हमारा 1 था। अब स्टेप 2 हम देख लेते हैं कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। फाइंड वेयर MU(x) अपॉन PX इज लाइक MU(b) इक्वल्स टू, ये वाली कंडीशन हमें ढूंढनी है। तो ये कहाँ पर फुलफिल हुई थी? फर्स्ट वाले केस के अंदर भी फुलफिल हुई है कि MU, ये 2 वैल्यू आई थी ना, इट इज इक्वल टू कोल्ड ड्रिंक, तो फर्स्ट में भी फुलफिल हुई है, राइट। जब मैं क्या कंज्यूम कर रही थी? व्हेन आई वाज कंज्यूमिंग 1 बर्गर प्लस 1 कोल्ड ड्रिंक, ये वाला कॉम्बिनेशन था। जब मैं दोनों की एक एक यूनिट कंज्यूम कर रही थी, तब भी मेरी कंडीशन फर्स्ट में ही फुलफिल हो गई थी। बट इस कंडीशन के अंदर क्या प्रॉब्लम है? दैट आई एम नॉट स्पेंडिंग माई एंटायर इनकम, इनका एंटायर बजट मेरा स्पेंड नहीं हुआ है। हमने फर्स्ट में भी, जब हमने पहले एग्जांपल में देखा था लॉ ऑफ DMU और इन सभी के इक्विलिब्रियम की मिनिमम कंडीशन में क्या था? एंटायर इनकम इज स्पेंट ऑन 1 कमोडिटी, और 2 कमोडिटी में भी क्या था? एंटायर इनकम इज स्पेंट ऑन 2 कमोडिटीज। तो हमारा बजट तो यहाँ पर कितना था? बजट हमने डिस्कस किया था ₹120 था, 120 रुपए थे ना लंच करने के लिए। तो अभी तो पूरा पूरा कंज्यूम 1 बर्गर एंड 1 कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम हुआ है, तो इन टोटल कितना हुआ? 1 बर्गर वॉज 40 एंड 20 की कोल्ड ड्रिंक थी, सिर्फ 60 ही रुपए हुए हैं, ठीक है, 60 ही रुपए हुए हैं। बट यहाँ पर मेरी कंडीशन तो फुलफिल हो गई, बट इंटायर बजट इज नॉट स्पेंट, तो अभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास अभी 60 रुपए और बचे हैं। तो मेरा मन करेगा ना, मैं एक और बर्गर खा लेती हूँ या फिर एक और कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, तो आई विल increase my consumption. When I'll increase my consumption, my marginal utility will fall. तो सेकेंड वाली यूनिट ऑफ कंजम्पशन में हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी मेरा इक्वल आ गया, सॉरी, हाँ, यहाँ पर भी MU इज इक्वल टू PY, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बर्गर इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक के रेशियो से। तो यहाँ पर इस केस के अंदर क्या होगा कि व्हेन आई एम कंज्यूमिंग 2 बर्गर प्लस 2 कोल्ड ड्रिंक, है ना, दोनों की सेकेंड यूनिट ऑफ कंजम्पशन थी ना, तब क्या हुआ? 80 रुपीज हो गए बर्गर के, क्योंकि 40 का एक बर्गर था, तो यहाँ पे 80 रुपीज प्लस 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक थी मेरी, और यहाँ पे मैं 2 कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रही हूँ, तो 80 प्लस 40 इज
120. So this is my ideal condition, this is my इक्विलिब्रियम की कंडीशन. क्यों इक्विलिब्रियम क्यों हुआ? क्योंकि मेरी ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो ही गई, दैट इन दोनों का रेशियो इक्वल हो गया. और दूसरी चीज, आई एम माई एंटायर बजट इज स्पेंट. तो फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर ऑल दो एम यू मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो बर्गर का और कोल्ड ड्रिंक का सेम था, बट फिर भी माई एंटायर बजट वॉज नॉट स्पेंट. इसीलिए कंज्यूमर कैन स्टिल इंक्रीज देयर सेटिस्फैक्शन बाय बाइंग मोर ऑफ द कमोडिटी. सो इस केस के अंदर व्हेन एंटायर इनकम इज स्पेंट, तभी हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हुआ. सेकेंड वाले केस के अंदर बजट इज ऑल्सो फुल्ली स्पेंट. आई होप इट इज क्लियर. यहाँ पर मेरा ये होगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन दिस केस. ओके ये कॉम्बिनेशन आप आइडियली चूज करोगे कि आप 2 बर्गर 2 कोल्ड ड्रिंक खाओगे, आपके एंटायर बजट स्पेंड हो गया, योर लंच इज कंप्लीट. आई होप all the concepts that we have studied together are are clear to everyone. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section. In the next class, we are going to understand the ordinal utility approach, because here we have completed the cardinal utility approach. जब हम assume कर रहे थे कि utility can be measured in terms of numbers, numerically हम उसे calculate कर सकते हैं, quantify कर सकते हैं, तब हम utility को ऐसे assume कर रहे थे. बट इसकी एक लिमिटेशन है कि इन रियल लाइफ यू कैन नॉट असाइन नंबर्स टू योर यूटिलिटी, कि आपको किस चीज से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. क्या आप रियल लाइफ में उसको नंबर दे सकते हो कि मुझे आइसक्रीम खाने से 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन होगा, उससे मुझे 30 यूनिट यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन होगा, बट इन रियलिटी यू कैन नॉट, राइट. सो उसकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच हमने डिजाइन की थी. ओके तो हम इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन and do subscribe to the channel and do share it with your friends. Thank you.